नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है और ऐसे में लगातार सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम कार्यों को देखें तो लगातार कोशिश यही की गई कि लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जो तमाम चीजें थी, गाइडलाइंस थी, दिशा निर्देश थे, उनका पालन पूरी तरीके से सख्ती के साथ में किया जा सके। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि अब देश में 21,000 से भी ज्यादा मामले हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं आपको यह भी बता दें पिछले 24 घंटे में 1684 नए मामले सामने आए हैं और 491 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 4,748 मरीज ठीक हो चुके हैं और ठीक होने की दर अब 20.5% हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि औद्योगिक इकाइयों में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को लेकर कुछ भ्रम था। जहां कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है वहां पर कुछ छूट दी गई है। राज्य सरकारों की बात करें तो सभी से इंडस्ट्रीज को सही जानकारी पहुंचाने की बात कही गई है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन तमाम प्रधानों से बात की है, सरपंचों से बातचीत की है और साथ में गांव में किस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि रमजान का पवित्र महीना है और ऐसे में सरकार के लिए, प्रशासन के लिए लगातार चुनौती भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जा सके, क्योंकि इस पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ बैठकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन ऐसे में अब संकट के बीच में लगातार अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि इस बार अपने घरों पर ही नमाज अदा की जाए। और इस पूरी स्थिति पर क्या कुछ कहना है, कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों लेकर किस तरह की स्थिति है, इसको लेकर क्या कुछ केंद्रीय मंत्री ने कहा है, सुनवाते हैं। आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है। हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं। आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। पीपीईज, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयां हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। पीपीई किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पीपीई किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम स्थितियों के बीच में लगातार सरकार इन तमाम गतिविधियों पर नजरें रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगातार जो आंकड़े हैं आज भी बढ़ते नजर आने। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए आंकड़े सामने आए हैं। राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट लेकर। गाजियाबाद की क्या कुछ वहां की स्थिति है, राजीव मिश्रा, गाजियाबाद की क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ लॉकडाउन में जो सरकार की तरफ से जो निर्णय किया गया था उसका 100% यहाँ पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा से, ताकि जो उभरने वाले जो केसेस हैं वो ना उभरे। हालांकि यहाँ कल 4 केस ऐसे आए थे जो पॉजिटिव आए थे। उससे पहले ही उनको जो है हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन जो रिपोर्ट आई है कल आई है और कल 4 लोग गाजियाबाद से पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसी के तहत यहाँ पे जो एहतियातन जो है, स्थिति में आपको दिखा दूं कि थोड़ा सा देखिए, ये लोनी और गाजियाबाद का वो क्षेत्र है जो काफी जनता से भरा रहने वाला क्षेत्र था। यहाँ जो है इसमें कहना चाहिए कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतनी जनता का कहना चाहिए कि लाखों लोगों का आवागमन इस रोड से होता था। अब जी यहाँ केवल और केवल पुलिस वाले ही नजर आ रहे हैं। राजीव मिश्रा, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से 1 महीने का वक्त लॉकडाउन का बीत चुका है, गाजियाबाद में 1 महीने के दौरान क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात हम 1 महीने पुरानी भी करते हैं तो उसमें जो लोग जो लोग राशन वाले लोग हैं उनकी थोड़ा सा ज्यादा मारामारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारे घरों का जो राशन है वो राशन अब समाप्त की कगार पे है और जो जो मार्केट है उसमें जो ज्यादा भीड़ नहीं हो पा रही है। एक इक्का दुक्का लोग ही जा पा रहे हैं, जिनके पास बने हैं वही लोग जा पा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी जो मुसीबत का सामना वो तबका कर रहा है जो मार्केट में
कहना चाहिए कि अलग थलग वाला जो लोग जो झोपड़ी झुग्गी वाले लोग हैं, कहना चाहिए जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, वो इससे ज्यादा प्रभावित हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको सीधा सीधा कहना अगर हम कहिए थे तो जो मीडियम जो लोअर मीडियम जो वर्ग है उस पर खासा इस लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। राजीव मिश्रा, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपील की जा रही है घर में रहने के लिए, नमाज अदा करने के लिए घर का इस्तेमाल करें, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो घरों में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। गलियों में जो लाउड स्पीकर के माध्यम से उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और जो फल है, मेन चीज है जो रमजान का जो महीना है उसके में जो फल वगैरह की बिक्री होने के लिए एक सिंगल वन एक जो खेती के माध्यम से एक एक गली के पास खड़ा किया जाता है। वहाँ पुलिस के 2 जवान खड़े होते हैं और वो अपनी ही सरपरस्ती में सैनिटाइज करा के उनको फल या जो चीजों वितरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कोताही नहीं बरतना चाहता ताकि इन लोगों के जो है कहना चाहिए कि जो ये कोरोना जो वायरस है वो ज्यादा फैले। हालांकि जो लोग हैं अभी भी वो घर से निकलने में जो निकल के जो बाहर आ रहे हैं उन पर सख्ती जरूर बरती जा रही है। राजीव मिश्रा, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की है। गाजियाबाद क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, उत्तर प्रदेश में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या ऐसे में औद्योगिक इकाई के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं, क्या किस तरह की बातें वो कह रहे हैं? जी राजीव मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव मिश्रा, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट साझा करने के लिए। राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। उन्होंने बताया कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। पिछले 1 महीने की हम बात करें तो लॉकडाउन का, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली। उन्होंने ये भी बताया कि रमजान के इस पवित्र महीने में भी प्रशासन सजग है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग घरों में ही नमाज अदा करें। लेकिन चुनौतियां, क्योंकि राशन से जुड़ी ही जो चुनौती है वो लगातार देखने को कई जगहों पर मिली, तो गाजियाबाद में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जिसको लेकर राजीव मिश्रा ने तमाम जानकारी साझा की और बताया कि किस तरीके से प्रशासन और सरकार, तमाम और जो लोग हैं वो भी लगातार लोगों तक सही मात्रा में राशन पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब हमारे साथ दिलीप पवार जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता तेलंगाना की पूरी रिपोर्ट लेकर। दिलीप पवार, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट तेलंगाना से विस्तार से बताएं। जी मोहित, आपको बता दो, लगातार तेलंगाना में मामले बढ़े। कल रात में देर रात जब हेल्थ बुलेटिन में आया तो 27 नए मामले आए, जिसमें हैदराबाद में 10 मामले सामने आए। तो लगातार पॉजिटिव मामले हैदराबाद में बढ़ रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यही लगातार अगर बात करें तो हैदराबाद में 124 कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। लगातार जीएचएमसी के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है हर एक गली और नुक्कड़ में। और जहाँ क्लस्टर्स रखे गए वहाँ पे भी 24 ही घंटा लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आप घरों से मत निकलिए। लेकिन कहीं न कहीं लोग भी रोड पे बिना कुछ वजह बाहर निकल रहे हैं। लोगों को भी समझना होगा कि इस कोरोना को लेकर जिस तरह अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी मोहित। बिल्कुल दिलीप पवार, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से तेलंगाना के हम आंकड़े देखें या हैदराबाद के आंकड़े देखें तो बीच में रुकते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, ऊपर नीचे आंकड़े लगातार होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या इसके पीछे मुख्य वजह नजर आ रही है? जी मैं आपको लगातार अगर मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और कम हो रहे, तो अगर आपको बता दो जिस तरह मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग किट्स है वो फिलहाल कम है यहाँ पे। अगर हैदराबाद के बाद टेस्टिंग किट्स बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं रोजाना जो भी पॉजिटिव केसेस सामने आए, अगर कल रात में 27 आए, परसों 16 आए, उसके पहले 75 आए, तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग में स्लो है और टेस्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में लगातार रोजाना 6000 केसेस को टेस्टिंग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज अगर सुबह हेल्थ बुलेटिन आंध्र प्रदेश की रिलीज हुई तो यहाँ पे 6306 मरीजों की टेस्टिंग किए थे, उसमें से 62 लोगों के पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। साथ में दिलीप पवार, क्योंकि 1 महीना लॉकडाउन को हो चुका है, ऐसे में किस तरह की चुनौतियां देखने को मिली, किस तरह की तस्वीरें हैदराबाद में और तेलंगाना में देखने को मिली हैं?
जी, मैं अगर बात करें हैदराबाद की, तो लगातार जिस तरह से मामले एक महीने से जब लॉकडाउन है तभी से लेकर करने अगर बात करेंगे, तो मजदूर लोग वो कहीं ना कहीं इसके शिकार में आएंगे, लेकिन अभी वो उनका कोई भी शिकार होने का मामला सामने नहीं आया। लेकिन अगर बात करेंगे तो अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही क्या स्थिति है बोल के सामने आएगा। फिलहाल तो कुछ नहीं बता सकते, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बैठे हैं और रोडों पे नहीं है। जी मोहित। अब दिलीप पवार, रमजान का पवित्र महीना है, ऐसे में क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? जी, मैं लगातार जैसे रमजान का महीना आज से ही शुरू हो गया था, लेकिन अगर हम सुबह में जब हम देर रात हैदराबाद में भी सुबह हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, तो वहाँ पे भी रोड पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सख्त कदम उठाए जा रहे पुलिस के द्वारा, किसी को भी अनुमति नहीं है रोड पे आने की। ऑलरेडी रमजान के महीने को लेकर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक बड़े लोगों ने भी कहा है, आप जो भी करे घर पे बैठ कर नमाज अदा करिए, रोजा खोलना है तो आप घर पे करिए, जब तक लॉकडाउन है जब तक, और उसके बाद भी आप कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होना है रमजान के लिए या फिर आप रोजा खोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी समझना होगा कि जिस तरह से मामले सामने आए तो घर पे बैठ के नमाज अदा करनी चाहिए। जी मैं दिलीप पवार, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी जानकारी सरकार ने हासिल की है। अगर तेलंगाना की हम बात करें, क्योंकि वहां पर बड़ी कई जगहों पर औद्योगिक इकाइयां काम करती हैं, उनका काम चलता है, अब ऐसे में उन लोगों का क्या कहना है? क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं? जी, लगातार फैक्ट्रीज तो पूरे बंद है फिलहाल। दूसरे राज्यों में तो राहत दी गई थी, लेकिन तेलंगाना में इस तरह का कोई राहत नहीं दिया गया। तो लगातार 7 तारीख तक वह लॉकडाउन है, तो इसके ऊपर ही फिलहाल तेलंगाना सरकार सख्त कदम उठा रही है और कहीं दूसरी कोई अन्य फैक्ट्रीज को अनुमति नहीं है। ओनली 3-4 फैक्ट्रीज जो एसेंशियल सर्विस है, आटा मिल है, दूसरा अन्य मिल्स है, उन्हीं को अनुमति दी गई है। लेकिन आगे की प्लानिंग की जा रही है सरकार के द्वारा कि आगे लॉकडाउन को किस तरीके से अमल में लाया जाएगा, उसको लेकर ये जानकारी हासिल की जा रही है। तो ऐसे में क्या किसी उद्योगपति ने कोई बात कही है? किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी मोहित, यहाँ पे अगर तेलंगाना की बात करें तो इस तरह का कोई मामला अभी तक हमने नहीं देखा है। अगर इस तरह का मामला कोई भी सामने आता है तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो हमको उसके बारे में बिल्कुल, लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पूरे देश में 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में आगे की जंग के लिए प्रशासन क्या तैयार नजर आ रहा है और लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? जी मोहित, अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन 7 मई तेलंगाना में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी राहत अगर 7 तारीख के बाद भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं भारत में, पूरे भारत देश में नहीं, तेलंगाना में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन 7 तारीख या 3 मई को अगर लगातार उसके बाद ढील भी दी गई तो कहीं ना कहीं लोगों में इस महामारी को लेकर कहीं ना कहीं डर का माहौल रहेगा। तो लोग लोगों में भी इस महामारी को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर है। और अगर लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में एक डर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पवार, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो तेलंगाना की पूरी रिपोर्ट लेकर हमारे संवाददाता दिलीप पवार जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे 1 महीने के दौरान किस तरह की चुनौतियां देखने को मिली है, किस तरीके से वहां पर लगातार जो आंकड़े हैं कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, और ये आंकड़ों का ऊपर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आंकड़ों के साथ में आपको यह भी बता दें कि वहां पर खासतौर पर तेलंगाना में सख्ती की गई है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की कोई छूट वहां पर अब तक नहीं मिली है। और लॉकडाउन को पूरे देश में जहां 3 तारीख को खत्म हो सकता है, तो वहीं अब तेलंगाना में 7 तारीख तक के लिए लॉकडाउन को पहले ही बढ़ाया जा चुका है। दिल्ली की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ रिपोर्ट वहां की है, हमारे संवाददाता समीर सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां की पूरी रिपोर्ट के साथ में। समीर सिद्दीकी, क्या कुछ दिल्ली से पूरी रिपोर्ट देखने को मिल रही है, विस्तार से बताएं। एक ऐसी गली में हूँ यहाँ तक उन गरीबों को खाना दिया जा रहा है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा। आप देख सकते हैं तमाम जो वो लोग हैं जिन्हें खाने की जरूरत है, राशन की जरूरत है, और वो एक घर है
जो एक ऐसी फैमिली है जो कह सकते हैं थोड़ा रिच है, और वो उन गरीबों को खाना बांट रही है जो दिल्ली सरकारी तरफ से उनको मदद नहीं पहुंच रही। वही ऐसे ही कुछ फरिश्ते लोग होते हैं जो ऐसे गरीबों का पेट भर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस टाइम लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर और लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। आप देखिए तमाम ये वो फैमिली है, जो वो घर है जो अपने कॉन्टेक्ट नंबर इन लोगों को लिखा रहे हैं, उसके बाद ये लोग उनके घरों पे खाना पहुंचाते हैं। मोहित, बहुत बड़ी बात यह है जो राशन है वो राशन ये खुद उनके घरों पे पहुंचाते हैं ताकि देख सकें वो या नहीं। उसके बाद उन लोगों को खाना दिया जाता है। कम से कम 1 महीने से इन्होंने यहाँ पे ये भंडारा लगा रखा है जो बाकायदा राशन, तेल, साबुन गरीबों को दे रहे हैं। मोहित, तो ये स्थिति है। मोहित, समीर, जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो किस तरीके से वो सरकार की चाहे मदद करें या फिर सरकार से जो मिल रही है मदद उसको लेकर क्या कह रहे हैं या फिर क्या कुछ उनका कहना है? तो क्या आप बताएंगे, आप जो ये मदद कर रहे हैं सरकारी की तरफ से या अपनी की तरफ से? कब से आप ये कर रहे हैं? अच्छा, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ही मतलब तो कितने फैमिलियों का आपने खाना रख दिया होगा? डेली कितने लोगों को खाना दिया था? 40 लोग, 50 लोग, 80 लोग। अच्छा, जैसा मैंने देखा कि आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे थे और आप पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है आपको उनके घरों में खाना पहुँचाने का? क्योंकि हमने ये देखा है दिल्ली सरकार वो उनके खुद राशन की दुकान पे जाते हैं लेने के लिए। जहाँ तक कि आप खुद ये बता रहे हैं कि देखो आप खाना पहुंचा रहे हैं, हमने भी देखा कि आप खुद उन लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। तो इस राशन में क्या क्या है, कितने लोगों का खाना है? इसमें तकरीबन 7 से 8 किलो करीब चावल आटा है और 4 किलो करीब चावल है और इसके अंदर तीनों मसाले हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया, और इसमें तेल की शीशी है, सरसों के तेल की, इसमें चीनी है, साबुन है, तकरीबन सारा सामान है वो। तो अब देखिए मोहित, सारा सामान है जो एक फैमिली के जरूरत का सामान है इस वक्त में खाना बनाने के लिए, वो ये लोग पूरा खाना पूरा पैकेज बना के दे रहे हैं उन गरीबों को जो दिल्ली सरकार को जिनकी मदद करनी चाहिए थी और दिल्ली सरकार तक उनकी मदद नहीं पहुंच रही। वो ऐसे ही कुछ कह सकते हैं एक फरिश्ते हैं जो अपने घर से अपना खुद का सामान अपनी जेब से लाकर उन गरीबों को महीने भर से खाना खिला रहे हैं। मोहित, समीर, पवित्र महीना रमजान का शुरू हो चुका है, ऐसे में तमाम तरह की चुनौतियां सरकार के सामने हैं, प्रशासन के सामने हैं, लेकिन लोगों के सामने भी। क्या कुछ ऐसे में वो तमाम समुदाय के लोग कहना चाहते हैं रमजान के बीच में? जी मोहित, मैं आपको बता दूं सर, आप जैसे आज से रमजान का महीना चल रहा है, तो क्या इस रमजान के महीने में भी आप इसी तरह की समाज सेवा करते रहेंगे? पूरे महीने इंशाल्लाह यही चलता रहेगा और हिंदू मुसलमान कोई भी आ रहा है, हम सबको दे रहे हैं इसके अंदर। और इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के बाद हम यहाँ पर पके हुए खाने का भी इंतजाम शुरू कर देंगे। राशन तो बटेगा, मतलब आपका कहना मतलब आप भंडारा भी चालू कर? बिल्कुल खाने के लिए, रोजदारों के लिए और उनके लिए खाने का भी इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे इसके अंदर, और राशन तो हमारा पूरा महीने ये चलता ही रहेगा। देखिए मोहित, यहाँ पे अभी फिलहाल राशन बांटा जा रहा है, इसके बाद उन गरीबों को भंडारे के तौर पे भी खाना खिलाया जाएगा। मोहित, साथ में समीर, हम आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आंकड़े फिलहाल दिल्ली के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सख्ती पूरे देश में दिल्ली में देखने को मिल रही है। 90 से ज्यादा जो अब तक इलाकों को सील किया गया है, बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो क्या नजर आ रहा है? जी मोहित, मैं आपको तो 2300 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट दिल्ली के अंदर हैं और 50 से करीब मौत हो चुकी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी बहुत ज्यादा स्टिक हो चुकी है कि लगातार अभी जो 12 बजे अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि प्लाज्मा जो एक थेरेपी है उसके थ्रू अब एक अच्छा बेहतर रिजल्ट आने लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2-3 लोगों के लिए उन्हें प्लाज्मा की इजाजत दी थी, तो उसको लेकर वो जो प्लाज्मा की थेरेपी उन्होंने अपनाई थी तो उसमें बेहतर रिजल्ट आया था। उसके बावजूद अब दिल्ली सरकार ये चाह रही है केंद्र सरकार से कुछ और राहत या कुछ और किटें उन्हें मुहैया कराई जाए और प्लाज्मा के जो लोग हैं जो जिन्हें कोविड-19 की शिकायतें थी वो जो अब सही होकर अपने घर में जा चुके हैं, वो दिल्ली सरकार की हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो समीर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार दिल्ली की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा सख्ती अगर देखने को मिल रही है तो वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से न सिर्फ सरकार बल्कि समाज सेवी भी निकलकर लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। दिलशाद अहमद जुड़ चुके हैं बिहार की पूरी रिपोर्ट के साथ में। दिलशाद अहमद, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट बिहार से देखने को मिल रही है?
बिहार में भी आंकड़े बढ़कर अब 197 हो चुके हैं। 44 से ज्यादा लोग जो हैं स्वस्थ हो चुके हैं। सभी तैयारियां जो की गई हैं वो नाकाफी नजर आ रही है और बिहार में राजनीति जो है अब बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच रहा है। जी। आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। जी। विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने भी एक ट्वीट किया है और बिहार सरकार पर सीधे सीधे नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना जी। साधा है, जिसके बाद खुद मंत्री अशोक चौधरी ने चिराग पासवान को नसीहत दिया है कि गठबंधन धर्म का ये गठबंधन धर्म निभाएं। चिराग पासवान ने कहा था कि 14 लाख से ज्यादा जिनके पास राशन नहीं है उसको बनवाने में बिहार सरकार आनाकानी कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव जी लगातार तेजस्वी ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। जो कोटा में छात्र फंसे हुए हैं अब वहां पर अनशन पर बैठ रहे हैं, अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस, आरजेडी, उसके अलावा रालोसपा और हम पप्पू यादव भी ये लोग लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखिए उत्तर प्रदेश ने छात्रों को लेकर आई, अब जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं जो 14 दिन क्वारंटाइन पूरा कर लिए हैं उसको तैयारी कर रही है लाने के लिए, लेकिन बिहार के छात्र नहीं आ पा रहे हैं। तो इसको लेकर तमाम तरह की जो राजनीति है शुरू हो गई है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उनका कहना है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है और लॉकडाउन का जो नियम है, कायदे कानून है, उसको मैं हर हालत में मानूंगा। मामला अब ये हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। 27 को अगली सुनवाई है। अब देखना होगा कि कोर्ट उस समय क्या जजमेंट देता है। लेकिन राजनीति चरम सीमा पर है, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानी भी बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में दिलशाद अहमद, जिस तरीके से खाद्य जो सामग्री है उसकी जमाखोरी के आरोप भी सरकार पर लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? मोहित, अभी उस तरह की कोई खबर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने जब ट्वीट किया है तो उस ट्वीट के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं और कुछ हो सकते हैं ऐसे जिम्मेदार लोग जो खाद्य की सामग्री की जमाखोरी किए होंगे या ज्यादा दाम मुनाफे में लेकर जरूर बेच रहे होंगे, तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है और अधिकारी लोग छापा भी मार रहे हैं। लेकिन नाकाफी नहीं है, इसमें अति शीघ्र लगाम लगना चाहिए, क्योंकि ये हालात ऐसा है जहां पर लोगों के लिए काफी परेशानी हो रही है और उस वक्त में जमाखोरी हो और कालाबाजारी हो तो ऐसे में जनता का जो परेशानी है और ज्यादा बढ़ जाता है और महंगाई का जो असर है वो पॉकेट पर पड़ता है और आमदनी तो ऐसे ही पहले से बंद है। लेकिन बिहार रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है दिलशाद अहमद। रमजान के पवित्र महीने में क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है, तमाम तरह की खरीदारी की जाती है, लेकिन अब ऐसे में लोग घरों में बैठने को विवश हैं। क्या तस्वीरें सामने आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए मोहित, रमजान तो खैर इस्लाम धर्म और मुसलमान के मानने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र महीना है। इसमें तरावी पढ़ी जाती है, रोजे रखे जाते हैं, करीब जो लोग हैं उनको खाना खिलाया जाता है, पास पड़ोस लोगों को तो शुरू से ही रखा जाता है। जिनके घर नहीं होता, कुछ जो धनी है जिनके पास जो सक्षम है वो गरीबों तक अफ्तारी हो या खाना देते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि सामान का जो दाम है अगर ये बढ़ रहा है तो उससे खास करके रमजान में जो मुसलमान है जो रोजे रखने वाले हैं उनकी भी तो परेशानी बढ़ना ही लाजमी है। फिलहाल जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं और अपनी अपनी मार्केटिंग अपने हिसाब से लोग करके रखे हैं और आगे भी करने वाले हैं, लेकिन परेशानी इस साल काफी ज्यादा है जी। लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि एक महीना लॉकडाउन को हो चुका है, लॉकडाउन में आप लगातार पहले दिन से ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, क्या चुनौतियां पूरे महीने में देखने को मिली हैं, किस तरह की तस्वीरें आपने देखी? देखिए मोहित, लॉकडाउन तो एक महीना हो ही गया, लेकिन लॉकडाउन के रहते हुए भी 9 लाख से ज्यादा जो है पूरे भारत में ये जांच हुए हैं और जांच 23,000 से ज्यादा आंकड़े हुए हैं, उनमें बिहार भी शामिल है। हालांकि बिहार जो है अन्य राज्यों के बनिस्बत बिहार में हालात थोड़ी ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के बीच जैसी जैसी तस्वीरें उभर कर आई हैं, चाहे गरीब हो या मजदूर हो, चाहे रास्ते फिरते में चलने वाले लोग हो, जो भूख प्यास से जिनकी मौत हो गई है या जो एक घरों में 20-25 लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, समय से कुछ नहीं मिल पा रहा है तो उनकी भी परेशानी बढ़ रही है। जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है, छात्र छात्राएं पढ़ने लिखने वालों को भी परेशानी बढ़ रही है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए सरकार को उतनी नहीं मिल रही है। सबकी इसमें जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से मिल बांट कर लोग करें तो सबका पेट भी भर सकता है और कोरोना वायरस को हम लोग आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत सारा
जो ज्यादा आ रही है वो डरावनी है और डर पैदा करने वाली है। लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, डरने की नहीं जरूरत है। ओके इंडिया शुरू से इस बात की अपील कर रहा है, लेकिन सरकार सोचे कि लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा की जाए। गरीब कैसे भूखे रह रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो कमाते थे खाते थे, आज इस हालात में काम भी बंद है, तो वो लोग क्या करेंगे। लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जिन राज्यों में सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया गया और लोग काम पर भी धीरे धीरे लौट रहे हैं। जी मोहित। दिलशाद अहमद, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से कोटा से बच्चों को लाने की बात हो, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले नजर आती है, लेकिन अब जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भी तैयार कर रही है, एक रूपरेखा तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे में क्या लग रहा है कि एक बार फिर से विवाद बढ़ने वाला है, खासकर बिहार में इस मामले को लेकर? देखिए मोहित, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या उनके जितने भी मंत्री हैं या जेडीयू के जो भी नेता हैं, वो जब जब स्टेटमेंट दिए वो सीधे तौर पर कहे हैं कि अगर हम इस तरह के काम करते हैं तो ये कानून के हिसाब से नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका उल्लंघन होगा और उनके बात को नहीं मानने जैसा होगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश ने छात्रों को लेकर आई और अब जो है उनको लेकर आ रही है, मजदूरों को लेकर आ रही है, तो इसमें सवाल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद अहमद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिलशाद अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी पूरे महीने के दौरान किस तरह की चुनौतियां देखने को मिली, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और रमजान के पवित्र महीने में किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।